9 रुकनी बेंच फौजी अदालतों के हवाले से बना दिया गया है और कल सुबह 11 बजे इस सिलसिले में समाअत भी शुरू होगी। सबसे अहम तरीन बात यह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले नए चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा अब इस बेंच का हिस्सा होंगे। बहुत देर के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस एक ही बेंच का हिस्सा होंगे। ये मामला किस तरफ जा सकता है, लीगल फ्रेटर्निटी इस सारे मामले को किस तरह देख रही है, सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब इस साथ मौजूद है। जदून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। 9 रुकनी बेंच बनाया गया है इस अहम तरीन मामले के ऊपर। सबसे बड़ी बात जो जाहिर बात है इस वक्त सियासी और कानूनी हलकों में जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस दोनों ही इस बेंच का हिस्सा हैं। इस बेंच की फॉर्मेशन पे क्या राय देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये मैं समझता हूँ कि बेंच बड़ा अच्छी इसकी कंपोजिशन है और इस पे किसी को एतराज़ नहीं होगा। अगर शुरू से ही ऐसा बेंच बन जाता बाकी मामलात में भी तो काफ़ी अच्छी इसकी एक जजमेंट भी आती और अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक ट्रस्ट भी क्रिएट होता है सुप्रीम कोर्ट पे। तो जो पहले काम हुआ है जी कि हम ख्याल बेंच आ गया, 3 रुकनी आ गया, 4 रुकनी आ गया, तो वो चीज़ें ना होती। तो भी इस बेंच में तमाम सीनियर लोग टॉप द लाइन सारे शामिल हैं। ओनली ये नहीं कि काजी फाइसा, उसके बाद जो तारक मसूद साहब हैं वो भी शामिल हैं, उसके बाद मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। तो जितने लाइन के अंदर सीनियर जज हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो 9 रुकनी बेंच जो है बड़ा अच्छा, मेरे एज पर माई ओपिनियन बड़ा अच्छा बेंच है। तो अभी ये देखते हैं, अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है इनके पास। पहली दफ़ा जो है इस जो आर्मी एक्ट की जो सेक्शन 2D1 है उसको चैलेंज किया गया है। तो अब कल 11:45 पे इसकी हियरिंग पहली होगी तो पता चलेगा कि किस तरह फिर उसको टेकअप करते हैं। और जदून साहब इस सारे मामले के अंदर जाहिर बात है ये बात भी देखी जाएगी कि पहले एक बड़ा डिवाइडेड कोर्ट जो है वो सामने नजर आया है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने इस तमाम तर डिविजन्स को ख़त्म करने की खातिर भी इस किस्म का बेंच बनाया है कि इतने सेंसिटिव तरीन मामले के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर, जो कहा जाता था जी 2 मुख्तलिफ धड़े बने हुए हैं, वो तमाम उस तासुर को ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की है इस बेंच को बना के? बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मेरे ख्याल में ये पहले भी इस तरह का बेंच बनना चाहिए था। देखें ना, आप जब तक लोगों के अंदर, अब आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कोई दूसरा बंदा भी, एक ट्रस्ट जो है उसकी फिजा कायम हो चुकी है कि ये बेंच बड़ा अच्छा बना है। इस बेंच के अंदर मतलब कोई पिक एंड चूज इस तरह की नज़र नहीं आ रही है अपेरेंटली कि एक बंदा फैसला करे कि बैंक ये फैसला देगा। अभी इस पे एज पर देखें, मैं एक एडवोकेट जनरल लॉ ऑफिसर हूँ, मैं भी इस बेंच का ये नहीं कह सकता सर्टनली कि ये बेंच ये वाला फैसला देगा और इस तरह का फैसला आएगा। पहले तो आपको देखा यूं ही बेंच बनते थे, मीडिया वालों को भी पता चल जाता था और आम जो है जो पब्लिक है उसको भी एक राय बन जाती थी कि ये इस तरह का फैसला आएगा। तो अभी ये बेंच की कंपोजिशन है बिल्कुल परफेक्ट है और ये मतलब पिक एंड चूज नहीं है, क्रॉस यहाँ से टॉप से सीनियरिटी शुरू होती है। पहले चीफ जस्टिस साहब, फिर काजी फाइसा साहब, फिर उसके बाद तारक मसूद साहब, फिर उसके बाद अपना एजाज अल एहसन साहब, जितने भी सारे इसमें जितने सीनियर लोग हैं इसमें शामिल हैं। अच्छा जदून साहब, एक और डेवलपमेंट आज ही के दिन के हवाले से हुई कि आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी आज ही जारी कर दिया गया। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक्ट है कि 3 महीने पहले ही, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है लेकिन 3 महीने पहले ही उनका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाता है। ये आपके लिए हैरानकुन बात नहीं थी? ये इसमें कोई देखें नोटिफिकेशन तो ये तो सेटल लॉ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी सीनियर जज होता है चीफ जस्टिस के बाद वही उसको चीफ जस्टिस बनना होता है। तो अगर 2-3 पहले हफ्ते में नोटिफिकेशन हो जाता तो उसमें शायद कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती। तो इस गवर्नमेंट ये समझा कि चलो हमारा अगर 1 महीना है तो हम इसको नोटिफाई कर देते हैं, एक गुड गेस्चर जाएगा कि इन्होंने पहले असेंबलियों का टाइम में तो अभी 2 महीने पड़े हैं सर, इतनी जल्दी फिर भी क्या? उन्होंने अपनी समझ में कर दिया कि जो नोटिफाई होगा, हालांकि वो कोई इसका संभालिक तो कोई इस तरह असर नहीं हो सकता क्योंकि चीफ जस्टिस तो आखिरी लम्हे तक, आखिरी रात तक 12 बजे तक भी चीफ जस्टिस रहता है, वो अपनी उसी तरह फैसले करता है, वो मुकम्मल अख्तियार होता है। इसमें इससे पहले जो मुख्तलिफ केसेस होते रहे हैं उसके अंदर बार बार ये डिमांड की जाती रही कि जनाब फुल बेंच बनना चाहिए। सियासी मामलात के हवाले से पंजाब में ख़ास तौर पे जो इलेक्शंस के मामला थे, सीएम के इलेक्शन के मामले थे, उसके ऊपर ये बार बार ये डिमांड होती थी कि जनाब फुल बेंच बनना चाहिए। इस 9 रुकनी बेंच के फुल कोर्ट बनना चाहिए। तो अब ये जो 9 रुकनी बेंच बना है, क्या इसके बाद भी यहाँ पे ये डिमांड आ सकती है कि जनाब इस पे भी फुल कोर्ट बनना चाहिए? देखिए, इसमें अभी मेन चीज़ तो है फेडरेशन, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ये तो कोई भी बंदा चैलेंज कर सकता है, इसमें कोई ये नहीं कि किसी के खिलाफ है। वो तो ये कहते हैं जी कि ये वाली जो अमेंडमेंट है, हालांकि आप और मैं ओपिनियन किसी की डिफरेंस हो सकती है, लेकिन एज ऑफ टुडे, एज ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि जी वो आज दिन तक वो लॉ है, पहले कभी वो चैलेंज नहीं हुआ। जो इन्होंने सेक्शन चेंज की आर्मी एक्ट की, वो एक बंदे की ऑप्शन हो सकती है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए आर्टिकल 10 के मुताबिक, क्योंकि ये आर्मी एक्ट के अंदर जब से ये अमेंडमेंट आई है 1967 में, उस वक्त से लेके आज दिन तक तो किसी ने इसको पे चैलेंज नहीं किया, नहीं इस पर कोई ऐसी रूलिंग आई है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना ही हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन में कि ये अल्ट्रा वायरिस है या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आप हमारे साथ सीनियर कानूनदान जहांगीर जदून साहब मौजूद थे। 11:45 के ऊपर कल ये अहम केस पहली बार सुना जाएगा। तारीख में पहली दफ़ा इस एक्ट को चैलेंज किया गया है। देखते हैं कि 9 रुकनी बेंच का फैसला आगे चल के इस सिलसिले में क्या आता है। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।